नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। असल में मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा एक अंग्रेजी दस्तावेज है, एक अंग्रेजी दस्तावेज है जिसे सन 1215 में जारी किया गया। ठीक है, उस टाइम कौन थे वहाँ पे? राजा जॉन। ठीक है, राजा जॉन। अब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए इस दस्तावेज में? तो इसमें सबसे पहले कानून का शासन स्थापित किया गया, कानून का शासन स्थापित किया गया। दूसरा, जो व्यक्तिगत अधिकार थे नागरिकों के, व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। और तीसरा, जो राजा है, राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। ठीक है, राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। राजा जो है कानून के अनुसार काम करेगा, राजा कानून से ऊपर नहीं होगा, राजा को भी कानून का पालन करना होगा। ठीक है, तो इस दस्तावेज में इन प्रावधानों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो उसी तरह भारत के संविधान के जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के 300A के अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो जो हमारे मूल रूप से जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह थी 7, परंतु जो संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा पहले मूल अधिकार हुआ करता था, इसको क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और भारतीय संविधान के भाग 12 के 300A के अनुच्छेद के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए हमारे पहले मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो जो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह थी 7, परंतु जो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकार की श्रेणी से और इसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो है हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब 6 हो गई है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आप इन मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, ये जो भाग है, ये अनुच्छेद है, इन्हें कैसे याद रखोगे? तो देखिए, जैसे मैं याद रखता था 12 गुना गया 3, 12 तियां 36। ठीक है, तो 3 तो हो गया भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। अब बचा 12 और 36, तो 36 में से 1 घटाइए 35 हो गया। ठीक है, 36 में से 1 घटा के 35 हो गया, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या हो गया? मूल अधिकार। तो एक ट्रिक थी, तो इस ट्रिक से मैं भी याद रखता था कि भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में बात करता है और इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। 12, तो ये इसकी ट्रिक है। देखिए, 12 गुना गया 3 इज इक्वल 36, 12 तियां 36, 3 तो हो गया भाग 3 जो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 12 और 36 बचा, 12 और 36, 36 में से 1 घटा दीजिए 35, तो 12 से 35 इसके अनुच्छेद है। तो ये ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक। सो इस ट्रिक से मैं याद रखता था मूल अधिकार कौन से भाग में बताए गए हैं और कितने से अनुच्छेद कितने तक इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है?
राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 13 क्या बताता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 13 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या बोला गया है? नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 13 में। यानी कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 13 में इस बारे में बात की गई है। और ऐसा कोई कानून जो संविधान लागू होने से पहले बना है, जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, तो उसे भी अमान्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, उसे भी अमान्य घोषित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमें मूल अधिकार मिले हैं। अभी मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो अभी जो मौलिक अधिकारों की संख्या वह है 6। तो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? सबसे पहले समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 14 देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष, विधि यानी कानून के समक्ष सबको समानता मिलेगी, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई अधिकारी हो। ठीक है, चाहे वह कोई आम नागरिक है या कोई अधिकारी पद पे आसीन है। ठीक है, सबको कानून के समक्ष समान रखा जाएगा। ठीक है, और विधियों का संरक्षण। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, किसी को भी धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, उनके विषय में अवसर की समानता, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बात की। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक करेक्शन कर दीजिए, ये सेना है। ठीक है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है? यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है? इस अनुच्छेद में 6 अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा है। जैसे अनुच्छेद 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी वाक मतलब बोलना, वाक मतलब बोलना,
बोलने और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी अपने आप को व्यक्त करने, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब इसमें कैसी कैसी स्वतंत्रता आई गई देखिए। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं? तो जैसे जो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई वो इसमें आ गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। यदि आपका कोई फोन टैप कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपका अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता। ठीक है, और आपका जो ये ध्वजारोहण, जो राष्ट्रीय ध्वज, जो ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता, ये भी इसी में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। ठीक है, ठीक है, जो हम इंटरनेट या सोशल मीडिया पे, जो हम सोशल मीडिया पे जो भी सूचना या कोई भी वीडियो जो पोस्ट करते हैं उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद 19 के ए में जो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के ए में बताई गई है। आगे देखते हैं बी, शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 बी का शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में। डी में देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, डी में देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 डी में बात की गई है। ई में देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ई में देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। एफ नहीं है, जी आएगा, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 जी। ठीक है, तो ये हो गए 6 प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 19 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात की गई है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये हो गया पॉइंट 3। तो इन 3 पॉइंट्स को आप याद रखिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 21 में बात की गई है। अनुच्छेद 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसमें राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएगा। ठीक है, तो इस बारे में बात की गई है अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 21 क में बताया गया है शिक्षा के अधिकार के बारे में, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई है। किसी भी व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 22। आगे देखते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या बात की गई है। बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम
बेगारी और मानव तस्करी पर प्रतिषेध, यानी बलात्श्रम पर प्रतिषेध, किसी से बलपूर्वक काम लेना, किसी से बलपूर्वक काम करवाना, ठीक है, किसी से बेगारी करवाना, यानी किसी से काम करवा दिया और बिना पैसे के उससे काम करवा रहे हैं। मानव तस्करी यानी जैसे बच्चों का, महिलाओं का क्रय विक्रय करना, ठीक है, और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। वेश्यावृत्ति ये भी निषेध है, ठीक है। तो बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में इस बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखाने में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी बच्चों के शोषण से संरक्षण, बच्चों का शोषण से संरक्षण करना है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना वर्जित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। आगे देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, जिसमें धर्म को, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये अबाध्य है। धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि धर्म को वो बाध्य है कि वो इसी धर्म को माने, वो अबाध्य है, वो किसी के वो बंधा नहीं है, ठीक है। तो वो बंधा नहीं है, वो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसके आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 27 में, कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 27 में बात की गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 28 में, ठीक है। अगला मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात की गई है। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के संबंध में बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है, इनकी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज है, तो अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 30 में, ठीक है। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने, प्रवर्तित यानी लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 में। जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनको लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 32 में। इसमें क्या है? इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो कौन कौन सी रिट है? तो सबसे पहले है
बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सर्ट्योरी। और पांचवा है अधिकार पृष्ठा, ठीक है, क्यो वारंटो। तो ये 5 रेट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के संदर्भ में जारी कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हमारे, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।